अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का सबक नंबर जो है 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने पढ़ना है मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान की शायरी। आज हमने पढ़नी है, ठीक है, गालिब की शायरी। तो 2 हम गज़ल्स पढ़ेंगे मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान की ना, 2 गज़लें हम पढ़ेंगे आज और उनकी तशरीह, ठीक है। आप लोगों ने इसे जो है एक बार लेक्चर सुन लेना है और फिर बाद में इसकी जो है पूरे चैप्टर को खुद से रीड आउट करना है और बस जो आप लोगों के माइंड में होगा वो आप लोगों को एक शेर दे देंगे पेपर में और वो कहेंगे कि इनकी जो है तशरीह करो। तो तशरीह तो वैसे भी 9th में भी हम करते ही आ रहे हैं, 9th से ही, तो अपने लफ्ज़ों में ही करनी होती है। वो कोई ऐसे नहीं होता कि एज इट इज़ अल्फाज नहीं लिखने होते, आसान लफ्ज़ों में आप लोग तशरीह कर दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे गज़ल उसकी मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान गालिब की पहली गज़ल। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि विशोक़े तंदहू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, मगर ना खौफ बद आमोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पे लहू से पिराहन लिबास को कहते हैं। हमारी जेब को अब हाजित रफ़ू क्या है। ये आप लोग इसके हर लुग़त पढ़ोगे आगे। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, करेते हो जो अब राखे जस्तजू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शह कम साहिब फिरे है उतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसके हल होते हैं करिश्मा कमाल पर बिजली शोखे तंदखू चलाक और तेज़ तरार महबूब रश्क वो किफ़े जिसमें दूसरे पर फ़ख्र किया जाता है। रश्क करना, हम सुखन होना, गुफ्तगू करना, बदआमोज़ी नाराज़ी, अदू दुश्मन, हाजत रफ़ू की ज़रूरत होना, ताकत गुफ्तार बोलने की ताकत, मुसाहिब किसी का साथ या हमनशी होना। अब जो है ना यहाँ पर एक वाक़या है, वो ये है कि वैसे तो गज़ल मतला से शुरू होती है और मक्ता पर ख़त्म होती है, लेकिन गालिब ने इसका मक्ता पहले कह दिया था। उसके पीछे भी रीज़न ये थी कि एक मरतबा जो ना गालिब वो बाज़ार में जा रहे थे और इब्राहिम ज़ोक की सवारी देखकर ना तो गालिब ने ये जुमला पढ़ दिया, हुआ है शह कम साहिब फिरे है उतराता, ठीक है। तो इस पर जो है गालिब के साथ खड़े हुए लोग भी ज़ाहिर है इस पर हंस दिए। एक कहा हुआ जो कि ज़ोक के लिए काबिल कबूल ना था, क्योंकि ज़ोक इन दोनों फरमा रवाए वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के अतालिक थे, शायरी में उनकी इस्लाह करते थे। यूँ ज़ोक के मुसाहिबीन के ज़रिए ये बात बादशाह के दरबार तक पहुँच गई। एक मुशायरे का अहतमाम किया गया जिसमें गालिब को बिलमख़सूस मदहू किया गया और बहादुर शाह ज़फ़र ने खुद इस्तफ़सार किया कि गालिब ने ज़ोक की बेइज़्ज़ती करने की कोशिश की या इन पर जुमला कसा, ठीक है। इस पर गालिब ने यह जवाब दिया कि हुज़ूर मेरी क्या मजाल कि मैं आपके उस्ताद पर जुमला कसा, वो तो दरअसल मेरी नई गज़ल के मक्ता का मिसरा औला था, यानी पहला मिसरा था। तो मक्ता का पहला मिसरा था, जिस पर बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि अगर ऐसा है तो पूरा मक्ता शाद कीजिए। अब फ़िलहकीकत गालिब ने मक्ता नहीं किया था, लिहाजा इस मौके पर गालिब ने फ़िलबदिया गज़ल कही और पहले मक्ता कहा, हुआ है शह कम साहिब फेरे है उतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ज़ोक और उनके हवारियों के लिए ये बात काबिल बर्दाश्त न थी, लिहाजा उन्होंने गालिब को एक ऐसी आज़माइश में डालने के लिए बादशाह से रजू किया कि पूरी गज़ल सुनाई जाए और मुशायरे का आगाज़ गालिब की इसी गज़ल से किया जाए। चनाचे बादशाह के हुक्म पर ऐसा ही हुआ और गालिब ने शहर आफाका गज़ल फ़िलबदिया ही कह दी, जो कि आज भी उनकी नुमाया गज़लियात में से एक है, ठीक है। अब जो है हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। गोया हर बात पर कहते हो कि मेरी हकीकत क्या है, तो कौन है तू, खुद बताओ कि ये बात करने का कौन सा अंदाज़ है। यानी जहाँ पर गालिब इब्राहिम ज़ोक को मुखातब करते हुए कहते हैं कि मुझे हर मौके पर हर जगह पर मेरी हैसियत याद दिलाई जाती है, ये एहसास लाया जाता है कि मेरी हकीकत क्या है। जबकि ज़ोक कहता है कि जो कि बहादुर शाह ज़फ़र फरमा रवायत का उस्ताद है, इसके सामने गालिब की क्या औकात है, गालिब की क्या हैसियत है। गालिब कहते हैं अजीम आदमी का ये शेवा तो नहीं होता, चलो मेरी हकीकत कोई भी हो, लेकिन तुम बताओ कि ये क्या बात करने का अंदाज़ है। आप खुद अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम जो कुछ अर्ज़ करेंगे शिकायत हो गई। यानी दुरुस्त के अज़मत बुलंदी रफ़त दरबार में होने की वजह से अगर है तो ये तो असल बुलंदी नहीं, असल अज़मत तो ये है कि इंसान दूसरों के साथ पेश कैसे आता है और दूसरों को इनकी हकीकत या हैसियत याद होनी नहीं, दरअसल हकीकत असल अज़मत है।
تو غالب کہتے ہیں میں تو ایسی عظمت کا قائل ہی نہیں ہوں، لہٰذا خود اپنی بات پر غور کیا جائے کہ جو تان و تشنا سے شروع ہوتا ہے اور دشنام پر ختم ہوتا ہے، یعنی تانوں سے شروع ہوتا ہے، دشنام کا معنی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی مہذب اور انداز تخاطب نہ ہوا، نہ شعلے میں یا کرشمہ، نہ برق میں یا دا، کوئی بتاؤ کہ بشوق تندخو کیا ہے، یعنی نہ شعلے میں وہ کمال ملتا ہے، نہ بجلی کی کوند میں وہ ادائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اس تیز ترار چلاک محبوب میں ایسے کون سے اوصاف خاص ہیں کہ ان کی مماثلت شعلے کے کرشمے میں دیکھی جا سکتی ہے اور نہ بجلی کی کوند میں دیکھی جا سکتی ہے، آخر اس کی حقیقت ہے کیا؟ اب اس شعر کو سمجھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے یہاں پر اپنے محبوب کی ادا جو ہے اور ناز کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے محبوب کے ناز و ادا سب سے مختلف ہیں کہ ان کی مماثلت تلاش کرنا ہی ممکن نہیں، اور اس محبوب کے تشبیہات ڈھونڈنا ہی محال ہے کہ وہ ناز و ادا کے محبوب کی امتیازی اور انفرادی طرز کی خصوصیات ہیں۔ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب بالواسطہ طور پر ذوق ہی سے مخاطب ہیں، اور اسی خطاب میں غالب کی اپنی افرادیت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ باعث صد رشک ہے کہ وہ یعنی ذوق تم یعنی بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، وگرنہ مجھے دشمنوں کا کوئی خوف نہیں، وگرنہ دشمنوں کی ناراضی سے میں کوئی ڈرتا نہیں، یعنی غالب یہاں پر بالواسطہ ذوق کی بات کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ کوئی حسد کی بات نہیں کہ وہ ذوق بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ روا ہے، وہ مغلیہ فرما روا ہے جس کی رگوں میں وہی منگول خون دوڑ رہا ہے جو غالب کی بھی رگوں میں دوڑ رہا تھا، لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں حسد کا کیا مقام کہ وہ ذوق اس تنت سے جو مغل ہو، میں بھی مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اگر ایک بندہ تم سے گفتگو کرتا ہے تو اس میں میرے لیے حسد کا کوئی مقام نہیں۔ ہاں مجھے رشک آتا ہے کہ اس میں وہ اوپر جس شاہ پر مجھے فخر ہے، جس شاہ پر مجھے مان ہے، اس پر وہ گفت و شنید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اس قدر زندگی نے مجھے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس قدر مشکلات پڑی، زمانے نے کچھ ایسا سزم کیا کہ ہماری روح تو کیا ہمارا جسم بھی زار زار زخموں سے چور ہے اور ہر جگہ سے لہو بہا چلا جا رہا ہے۔ وہ لہو ہمارے چیتھڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے پیراہن کو بھی جوڑے رکھتا ہے اور ہماری جیب اسی لہو کے باعث ہمارے جسم سے چپکی چلی جاتی ہے۔ اب ایسے رفو کی صورت نہیں، ہمارا لہو ہی اس کے لیے اس رفوگر کا کام کر رہا ہے۔ باقی آپ لوگ یہ پڑھ لیجئے گا۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو راکھ جستجو کیا ہے۔ غالب شعر میں کہتے ہیں جہاں اتنے مسائل ہوئے، جہاں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمارے جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، تو ہمیں ہر روئی سے خون رستا ہوا محسوس ہونے لگا، جس سے آتش عشق نے ہمارا جسم کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہیں کہیں ہمارا دل بھی جل گیا ہوگا کہ دل بھی تو آخر جسم کا حصہ ہی ہے، اور یوں کہیے کہ اگر دل یہاں پر استعارہ ہے جذبے کا عشق۔ غالب کہتے ہیں کہ جب ہم خود بھی قائم نہیں رہے تو کون جانے کہ کیا بچا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ راکھ ڈھیر ہو گیا، اب اس میں سے کیا تلاش کرتے ہو۔ ہمیں تو ہمارا احساس عزیز تھا، ہمیں ہمارا وقار عزیز تھا، وہ ہم نے بچا لیا۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا پھر لہو کیا ہے۔ ایسی اتفاق کہی یا واقعی غالب کی شعوری کاوش، ایسی غزل جو غالب فی الفور کہہ رہے ہیں، اور فی الفور دوستوں کی محفل میں نہیں کہہ رہے، دربار شاہ میں کہہ رہے ہیں، یعنی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں، جہاں انہیں اپنی عزت اور وقار کا خیال ہے کہ گویا ان کی عزت پر داؤ پر لگی ہے۔ انہیں اپنی اس بات کو جانا ہے کہ انہوں نے ذوق پر غزل کا مصرع نہیں کسا تھا، مطلب انہوں نے ایک طرف اپنی بات کو پروف بھی کرنا تھا نا کہ انہوں نے یہ ذوق پر جملہ نہیں کسا، بلکہ انہوں نے حقیقت میں غزل لکھی۔ باقی آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے۔ اسے جاویدانی کو تھی جفا لازم، ورنہ ہو جاتا قصہ بے مزہ۔ قصے کا اصل مزہ اصل ہوتا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بات مختلف ہو۔ اختلاف صرف تفریق کو جنم نہیں دیتا، اختلاف اپنے ہونے کے وجود کو بھی ذات کرتا ہے۔ تو غالب شعر میں اپنی عظمت کی بیان کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کے طریق پر چلنے والے نہیں، ہمیں اپنی عظمت اپنی انفرادی پر مان ہے، تو خواہ کوئی ہمیش بہنے والے لہو کو ہمارے غموں کا اعزاز سمجھے تو سمجھتا رہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو یہی ہے کہ اگر مشکل بھی آئی تو آنسو بہائے تو کیا خاک کیا، آنسو تو کوئی بھی بہا سکتا ہے، ہم اپنی مشکلات کا اظہار لہو بہا کر کرتے ہیں۔ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اب ہمیں بات کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی ہے، اگر ہو بھی تو کیا امید ہمیں اس زمانے سے جس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، جس نے ہماری حقیقت کا ادراک گویا کیا ہی نہیں۔ اس سے اگر ہم بات کر بھی لیں تو کیا حاصل ہوگا، آرزو بیان کرنا جس نے ہمیں مانا ہی نہیں، ہمیں پہچانا ہی نہیں، اس کے سامنے اپنی عظمت یہ بات کرنے کا فائدہ کیا۔ یہ غالب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی تھا، اور اگر ہم ارسطو کی المیہ کے تناظر میں بات کریں جو ارسطو کے نزدیک ڈرامے کی
या नाटक की या प्ले की सबसे अहम तरीन या बुलंद तरीन सिनफ है या सूरत है, तो गालिब का दरअसल में यह था कि उन्हें इस बात का एहसास खाया जाता था कि वो जो कुछ है दुनिया को इसका एहसास नहीं हो सका। ठीक है। आगही दामन शनीदन जिस कदर बछाए मुद्दा अनका है अपने आलिम तकरीर का, कि कितनी कोशिश कर ली जाए इनके मानवीय तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो वे कहते हैं कि एक वक्त था जब मुझे अपनी वकार कादिर अल कलामी पर मान था, अहद शबाब था, जो मैं कहना चाहता था कहता था, जिस हद तक मैं नहीं परवाज भर सकता था भरता था, तब ही समझ में नहीं आया, अब तो मुझ में कहने की वो ताकत ही नहीं रह गई। यार अब वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दे मुझको ज़ुबान और, यानी मैं तो अपना हर तरीका अख्तियार कर चुका, अब उसे मेरा अफ्तार कहिए या नाकामी, मेरी महारत कही या मेरी कमज़ोरी, लेकिन बहरहाल मैं अपनी ज़ुबान में इनको अपनी बात नहीं समझा सका। लिहाजा अब लाजिम है कि इनको तफ़हीम की नई ताकत मिले कि वो समझ सके। अब यह तफ़हीम की ताकत इस वास्ते भी हो सकती है कि गालिब कोई ऐसी ख़ास बात करते हैं, कोई ऐसे इनफरादी अंदाज़ नुक्ता लेकर आते हैं जैसे आम तफ़हीमी सलाहियत के मुताबिक नहीं समझा नहीं जा सकता। लिहाजा उनकी ज़ुबान को समझने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए लोगों को नई नज़र, नई फ़हम और नई फ़िक्र की ज़रूरत है। हुआ शहर का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की अबरू क्या है। गज़ल कह रही शर्मी यानी मक्ता में शहर कहते हैं हुआ है शहर का मसाहिब फिरे है इतराता। ठीक है। गालिब के अबरू क्या है, जैसा कि इस गज़ल के आगाज़ में अर्ज़ किया गया, गालिब ने ये इशारा अपने जुमले को महफूज करने के लिए दरअसल न सिर्फ ये मक्ता कहा बल्कि फिर दरबार शाह में पूरी की पूरी गज़ल कह दी। तो तरीक़े एतबार से जो इसका पस मंज़र है वो तो हम आप पर वाज़ह कर चुके, मतलब कि मतला पहले आता है मक्ता एंड पे, लेकिन गालिब ने मक्ता पहले कह दिया था और वो क्यों कहा था वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। उसने ज़ो पर जुमला कसा था गालिब ने, तो उसको प्रूफ करने के लिए जो है उसने फिर मक्ता पहले कह दिया गालिब ने। कहते हैं कि शाहकम साहिब बादशाह के साथ बैठने लगा तो शहर में उतराता फिरता है, अपने गुरूर का इज़हार करता है, वगरना शहर, ये गालिब ज़ोक की बात कर रहा है गालिब। ठीक है। ये अब ज़ोक को चोट करते हुए कहते हैं कि शाहकम साहिब बन गया, बादशाह के साथ बैठने लगा तो शहर में उतराता फिरता अपने गुरूर का इज़हार करता है, वगरना शहर में गालिब किया अबरू किया। अब यहाँ पर वो ज़ोक की बजाय अपनी बात करते हुए कहते हैं कि मेरी तो इसमत ही इसी में है कि मैं शाह का मुसाहिब हो गया, वगरना शहर में गालिब को कौन पूछता है। यानी पहली मरतबा अपनी इसमत का सबूत खुद को नहीं गर्दाना बल्कि अपने बादशाह को गर्दाना। शायद मौका महल की मुनासबत जो है इसे बिल्कुल यकीनन मौका महल की मुनासबत से बात की है। ठीक है। क्या आप लोग इसकी तशरीह पढ़ लीजिए। अब ये इसकी दूसरी तशरीह शुरू गज़ल स्टार्ट हो गई है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की। किसी को देखे तो ये हम आगे शेर पढ़ेंगे, पूरी गज़ल पढ़ेंगे। ये हर लोगों तो इसके अल्फाज में ने नुआ संजय फगां, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारी पढ़ने की हैं। संग आसना पत्थर की तरह, जज्बे दिल जज्बा, कशाकश कशमकश, इनमें से ज़्यादा लफ्ज़ हम इस्तेमाल भी करते हैं डेली लाइफ में। फितना मुसलसल ताने, बुरा भला करना, बेमहर मोहब्बत से यारी। ठीक है। ये बेमहर जो है ना, ये एमसीक्यूज़ में भी आया हुआ था। बेमहर का मैंने मोहब्बत से यारी, किसी को देख के दिल कोई नवाज संजय फगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो मुँह में ज़ुबान क्यों हो। इस गज़ल के मतलब में गालिब कहते हैं कि अगर किसी को वक्तन दिल दे ही दिया तो फिर कोई शख्स आओ बका नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सीने में दिल ना रहे तो ये मुमकिन नहीं कि ज़ुबान पर अल्फाज उतर सके, क्योंकि सीने से निकल जाना ज़िंदगी चले जाने के मुतरादिफ होती है। दरअसल गालिब कहना चाहते हैं कि अगर इश्क सादिक हो यानी सच्चा हो, पुख्ता हो, हकीकी हो, तो फिर इश्क के मरहले में आ जाने के बाद, राह इश्क पर कदम रख लेने के बाद किसी किस्म के गिले शिकवे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, हम अपनी वीज़ा क्यों छोड़ें, सबक सर बन कर के आप पूछें कि हमसे सरगरां क्यों हो। यानी गालिब कहते हैं कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो हम भी अपनी वीज़ा नहीं छोड़ सकते। यानी अगर इसको पास वीज़ा नहीं, अगर वो इश्क का माने रखना चाहता, अगर वो वफादारी को कायम नहीं रखना चाहता तो हम भी अपनी वीज़ा नहीं छोड़ेंगे। हम भी अपने वकार पर, अपनी इज़्ज़त पर, अपने मिजाज पर सौदा नहीं करेंगे। ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगी आस्तां क्यों हो। यानी गालिब कहते हैं वो अपनी आदत नहीं छोड़ता तो ठीक है ना छोड़े, हम भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। वो अपनी आदत से मजबूर है तो हम भी अपनी फिज़्ज़त क्या तला चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। इसका मतलब है कि हम वफ़ा के रास्ते पर गामज़न ही नहीं हुए जब हमने असल हकीकत में इश्क किया ही नहीं, तो फिर कौन सी हुआ कहाँ का इश्क जब सब कुछ सर फोड़ने के मुतरादिफ है, ये सब टकरे मारने के मुतरादिफ है, मुश्किलात बर्दाश्त करना ही इसका मतलब है। तो फिर ठीक है, ज़िंदगी की मुश्किलात इंसान के साथ रहनी ही है। तो फिर ऐ महबूब तेरा संगी आस्तां क्यों हो, तेरे दर पर आकर मैं सर क्यों झुकाऊँ, फिर जो मेरी किस्मत होगी मेरे साथ हो जाएगा, कम से कम मेरा वकार तो बरकरार रह जाएगा। गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, ना खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियाँ क्यों हो।
इस शेर को हम रवायती नज़्म में देख सकते हैं और मजाजी मानों में भी ले सकते हैं और हकीकत में भी, लेकिन इस शेर का मानी का ज़्यादा झुकाव मजाज से ज़्यादा हकीकी की तरफ है। इश्क मजाजी कहते हैं जो हम लोगों से इश्क करते हैं, और इश्क मजाजी होता है जो हम लोगों से इश्क करते हैं, और इश्क हकीकी जो अल्लाह ताला से इश्क करते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर इसकी हम सादा अंदाज में मजाज के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि देखो कि मसला जज्बा दिल की कमी का नहीं, खुद फैसला करो कि जुर्म किसका है। अगर तुम खुद को मुझसे दूर ना करो तो हमारे दिल में ये कश्मकश ना हो। यानी आम फहम में हम ये कह सकते हैं कि गालिब अपने महबूब को राह रास्त पर लाने की कोशिश करती हैं। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना अकलीम, यक शोला बर के खरमन सदे को है दूर था। मुर्तकी ने कहा था कि दरअसल दिल की आतिश बुलंद नहीं थी, इस वजह से हम अल्लाह ताला का इजमाल ना पा सके, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को न देख सके। लेकिन गालिब यहाँ पर कहते हैं कि बात यह है कि दिल के जज्बे में कोई कमी नहीं, दिल का जज्बा सादिक था, यानी सच्चा था और रहेगा, क्योंकि गालिब के ख्याल में जज्बे के जज्बा जो है कभी मिलावट का शिकार हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला जो है वो साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं वाला हिसाब है। अल्लाह ताला ने अपनी तलाश में इंसान को ऐसा घुमा दिया है कि कुछ ऐसी कश्मकश में डाल दिया है, ऐसा कुछ गोरख धंधा बना दिया है कि इंसान इसी कश्मकश में सारी ज़िंदगी गुजार देता है। कि इसे कायनात की वस्तुओं में तलाश करे या अपने गोशा दिल में, तो गालिब कहते हैं कि अगर तुम यह कशाकश जारी ना रखो, अगर तुम अपने पर गौर कर लो तो हम वाकई एक हो सकते हैं। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त इसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। बात यह है कि मुझे तुम जैसा मुँह मिला ये मेरे लिए क्या कम था कि मैं तबाह बर्बाद हो जाता। जिसको तुम मिल जाओ उसको दुश्मनी आसमान की नहीं करनी चाहिए। आसमान उर्दू शायरी में एक आरेख तौर पर इस्तेमाल होता है कि इंसान पर जितने भी जुल्म होते हैं वो दरअसल आसमान करता है, लेकिन शायर यहाँ पर यह कह रहा है कि मुझे तुझ जैसा महबूब मिल गया, लिहाजा अब मुझे आसमान के जुल्म सितम की ज़रूरत नहीं। निकलना चाहता है काम क्या तानों से तो गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। ठीक है, यानी गालिब पूरी गज़ल में महबूब को ताने में मलामत करने के बाद आप खुद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ए गालिब तो मुस्तकलन अपने महबूब को बुरा भला कह रहा है, मुस्तकिल उसे ताने दे रहा है, तानो तशनी से काम ले रहा है। भला अगर तुम इस मुस्तकलन बुरा भला कहते रहोगे तो फिर वो भला क्यों तुम पर मेहरबान होने लगा। तो तूने एक ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया जिस पर कोई भी शख्स तुझसे नाराज़ हो सकता है, तो वो तेरे ऐसे अंदाज से खिताब से, तेरे ऐसे इजहार से जो तुझ पर मुल्तफ क्यों होने लगा। खुद सोच के दरअसल महबूब को लुभाने के लिए इसके नाज़ व अदा के मुताबिक बात करनी चाहिए, उसके मिजाज पर पूरा उतरना चाहिए। तानो तशना से महबूब राज़ी नहीं हुआ करते। तानों जो हम जो ताने वगैरह से देते हैं ना, वो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो आप लोग जो है ऐसे तशरीह बहुत इजी थी, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड आउट करिए, कोई रट्टा लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। उर्दू बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोग जब एक बार हैंड आउट रीड आउट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग को याद हो जाएगा, इसमें कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है। बाकी आप लोग जो ना एग्ज़ाम के हिसाब से ना, मैं आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ कि आप लोग को ना वीडियो में कुछ इस तरह का इंटरफेस सीखने को मिलेगा। यह है ना इंग्लिश उर्दू, तो यहाँ पर आप लोग जब उर्दू पर क्लिक करोगे ना वहाँ पर, तो आप जो भी लिखोगे ना, देखो अब उर्दू में यहाँ लिखा जाएगा, फिर आप लोग जो लिखोगे वो उर्दू पर लिखा जाएगा, उर्दू में ही लिखा जाएगा। वहाँ जाकर भी आप लोगों को जो है वो उर्दू में करना पड़ेगा, पहले इंग्लिश में ही होगा आप लोगों का कंप्यूटर, ठीक है, सिस्टम में। तो ये पाक इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें और प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।